हेलो मैथमेटिशियंस, वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहां नंबर सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलाज इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। तो बिना देरी किए हमारे क्लास 7 के 12 चैप्टर लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस के थर्ड वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि आपके इस लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को, जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, उन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो, कुछ थ्योरी यहां पर दे रखा है, उसे हम सबसे पहले देख लेते हैं। टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन लीनियर इक्वेशंस वी हैव टू फॉलो दिस स्टेप्स। तो 3 स्टेप्स में आप किसी भी लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। स्टेप 1 क्या कहता है? रीड द कंडीशन केयरफुली एंड कंसीडर द क्वांटिटी व्हिच इज टू बी फाउंड। देखो, मैं ना यहां पर आपको बस वो थ्योरी समझा देता हूं। एग्जांपल एक बार हम लोग कर लेंगे ना, तो आप क्रिस्टल क्लियर हो जाओगे। सबसे पहला स्टेप क्या कहता है कि आपको उस कंडीशन को एकदम ध्यान से, केयरफुली उसको पढ़ना है और उसमें जो क्वांटिटी मेंशन किया है उसको ध्यान से आपको याद रखना है। इसके बाद देखो, स्टेप 2 क्या कह रहा है? फॉर्म द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यूजिंग द कंडीशंस गिवन इन द प्रॉब्लम। तो उस प्रॉब्लम में जो भी कंडीशंस दे रखा होगा, उस कंडीशंस को आप यूज करके वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को आप फॉर्म करोगे। देखो, हमारे चैप्टर का नाम ही शायद लीनियर इक्वेशन इन इक्वेशन है कि नहीं, तो हम यहाँ पर वन वेरिएबल के बेसिस पे पढ़ रहे हैं। वन वेरिएबल मतलब वहां पे या तो एक्स होगा या फिर वाई होगा, कभी भी दो नहीं होंगे। ठीक है, फिर देखो, आपको बस सॉल्व करके वो जो अननोन वेरिएबल है उसको आपको निकालना है, यानी कि उसका सोल्यूशन आपको निकालना है। एक एग्जांपल से देखते हैं। देखो, आपके बुक का जो एग्जांपल नंबर 3 है वो क्या कहता है? द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 27, फाइंड द नंबर्स। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब हमारा, देखो, जैसे कि 1 2, यार पेन नहीं चल रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये सब हमारे क्या कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। मतलब 1 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर 2, 2 का क्या है 3, 3 का क्या है 4। यानी कि जब मैं एक सीक्वेंस में लिखता जाऊंगा एक के बाद एक, मतलब जो इसके बाद जो भी नंबर आएगा वो मेरा इस नंबर का कॉन्जिक्यूटिव होगा। मतलब अभी मैं अगर आपको सिर्फ ऐसे ही पूछूं कि 15 के कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या हो सकते हैं, तो आप बोल दोगे 16 17 18 19, कुछ इस तरह से। तो अभी आप कंडीशन को अच्छे से ध्यान से सुनो। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सम ऑफ सम, मतलब एडिशन करना है, और 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स को अगर आप ऐड करोगे तब आपको मिलेगा 27, और हमें इन तीनों नंबर्स को निकालना है। देखो, अभी मुझे एक भी नंबर नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले वाले नंबर को मैं x ले लूंगा। तो मेरा जो दूसरा वाला नंबर होगा वो क्या होगा? वो होगा मेरा x+1, और तीसरा वाला होगा मेरा x+2। अभी आप पूछोगे तो ये कैसे हुआ? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इस 27 को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। देखो, मैं अपने तरफ से एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को समझाने के लिए। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को आप किस तरह से समझ सकते हो? अगर मैं आपको बोलूं कि आप 100 के 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को लिखो, तो आप क्या लिखोगे भाई? 100, दूसरा वाला होगा 101 और तीसरा वाला होगा 102, राइट। अच्छा, मैं इस 100 को अगर x ले रहा हूं तो ये 101 मेरा क्या होगा भाई? x+1 होगा कि नहीं? 100+1, और ये वाला होगा मेरा x+2, यानी कि 100+2। तो बस इसी चीज को हमने इस तरह से यहाँ पे लिख रखा है। तो आप यहाँ पे सोल्यूशन में क्या लिखोगे? लेट द नंबर्स बी x, x+1 एंड x+2 रेस्पेक्टिवली लिखो, या फिर मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है? देखो, अभी हमें सेकंड स्टेप को याद करो। सेकंड स्टेप में हमने क्या पढ़ा था कि हमें यहाँ पर क्या करना है? लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो लीनियर इक्वेशन हम फॉर्म करेंगे कैसे? देखो, हमको तो क्वेश्चन में कह रखा है कि तीनों नंबर्स को जब मैं ऐड करूंगा तब मुझे कितना मिलेगा? मुझे मिलेगा मेरा 27। तो अभी देखो, ये पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, इन तीनों को मैंने ऐड कर दिया, यानी कि तीनों का सम निकाला, तो मुझे मिलेगा 27। इसके बाद इन ब्रैकेट्स को ओपन करना बहुत ईजी है, क्यों? क्योंकि सबके सामने तो प्लस है, तो यहाँ पर कुछ मल्टीप्लीकेशन का झंझट तो है नहीं, तो ये सिंपली हम इस तरह से लिख सकते हैं। हो गया। इसके बाद देखो, ये x प्लस क्या होगा? ये x 3x 3x है ना, तो 3x बन गया, और 1+2 होता है मेरा 3 विच इक्वल्स टू 27। नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा? इस 3 को इस तरफ भेज दो, तो 3x इक्वल्स टू 27 माइनस 3, दैट इंप्लाइज 3x इज इक्वल्स टू 24। और यहाँ से x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, क्यों? क्योंकि ये जो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे आकर हो जाएगा डिवाइड, तो 3 8 हो गया मेरा 24, दैट इंप्लाइज x इक्वल्स टू 8। अच्छा, यहाँ पे क्या मेरा आंसर खत्म हो रहा है? नहीं, यहाँ पे मेरा आंसर खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द नंबर्स, तीनों ही नंबर्स आपको निकालने हैं। तो हमने देखो 3 नंबर्स को क्या क्या लिया था? x, x+1 और x+2, तो मुझे x तो मिल गया। तो अभी x अगर मुझे 8 मिल चुका है, तो मैं x+1 यानी कि 8+1 लिख सकता हूँ 9, और ये जो x+2 होगा वो होगा मेरा 8+2 विच इक्वल्स टू 10। तो अभी देखो, अगर आपको चेक करना है तो आप ये 8 + 9 + 10 कर दो, आपको 27 ही मिलेगा। 8 + 9 कितना होता है? 17, 17 + 10 होता है 27, और वही तो दिया था, यानी कि हमारा आंसर एकदम सही है। जब भी आप ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को या फिर इस तरह से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, तो लास्ट में आप कुछ ऐड करके, मल्टीप्लाई करके, जो भी दिया होगा क्वेश्चन में, जो भी आपने लीनियर इक्वेशन जिस मतलब क्या बोलते हैं, जिस ऑपरेशन पे आपने फॉर्म किया होगा, उसको एक बार करके बस देख लेना। यहाँ पे सम था तो हमने सम निकाल के चेक कर लिया, बस इतना ही। रफली ही करना है भाई, जुबानी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ऐसे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अभी देखते हैं आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल। आपका एग्जाम्पल 4 क्या कहता है? चलो देखते हैं। वन ऑफ द टू होल नंबर्स इज 6 टाइम्स द अदर, यानी कि यहां पर मेरे पास 2 होल नंबर्स है, एक दूसरे का क्या है? 6 टाइम्स है। मतलब देखो, यहां पर 2 होल नंबर्स है, ये मान लो x है, तो ये वाला होगा आपका 6x, 6 टाइम्स द अदर। ठीक है, इफ देयर डिफरेंस इज, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, मतलब सब्ट्रैक्शन करना है आपको, वो मिलेगा आपको 75। तो हम ऐसे 6x माइनस x लिख सकते हैं, इक्वल्स टू क्या होगा? 75। फाइंड द नंबर्स। तो हमारा इक्वेशन तो यहीं से ही फॉर्म हो गया कि नहीं? तो बस अभी हम यहाँ पे लिख देंगे, लेट द वन नंबर बी x, देन द अदर नंबर will be
6x and according to the question 6x minus x equals to 75। 6x minus x होता है मेरा 5x equals to 75। यहाँ से x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई था आके यहाँ पर डिवाइड हो गया, तो 5 1 जा 5 और ये हो गया 25, 5 5 जा 25, तो x की वैल्यू निकल कर आई 15। हमें पूछा है फाइंड द नंबर्स, दोनों ही आपको निकालने पड़ेंगे। एक तो मिल गया कि x इक्वल्स टू 15 है, दूसरा क्या है 6x है कि नहीं, तो 6 मल्टीप्लाई 15 कर लेना, जो कि आपको मिलेगा 90। तो आपके दोनों नंबर्स है 90 और 15, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, 75 मिल जाएगा। हो गया आंसर, यहाँ पे हम लोगों ने चेक भी कर लिया। अभी आता है आपका एग्जांपल नंबर 5। ये क्या कह रहा है, देखो बहुत ध्यान से, बहुत ही ज्यादा इजी है। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर x, x+3 एंड x+5 सेंटीमीटर। मतलब ऐसा एक ट्रायंगल ले लो, उन तीनों साइड्स का आपको लेंथ दे रखा है, ये है x सेंटीमीटर, ये है x+3 सेंटीमीटर और ये है आपका x+5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 5 है। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 29 सेंटीमीटर। मतलब इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो 29 सेंटीमीटर है, तो आपको इन साइड्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपका जो पेरीमीटर होता है ट्रायंगल का, उसका फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज सम ऑफ ऑल साइड्स या फिर सम ऑफ तो 3 साइड्स, ऐसा लिख सकते हो। और मुझे पता है मेरे क्वेश्चन में दे रखा है कि ये 29 सेंटीमीटर है, और सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब मेरे साइड्स कौन से हैं, एक है मेरा x, दूसरा वाला है मेरा x+3 और तीसरा वाला साइड है मेरा x+5। तो बस अभी हमें इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको 29 ही लिखो, x होता है मेरा 3x, 3+5 हो गया मेरा 8, और फिर ये 8 इधर आएगा तो 29 माइनस 8 हो जाएगा, और यहाँ पे बसेगा आपका 3x। 29 माइनस 8 होता है मेरा 21 इक्वल्स टू 3x, और यहाँ से ये 3 इधर आ जाएगा तो ये 21/3 हो जाएगा, क्यों भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर था, x हो गया यहाँ पर अकेले। इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हमारा x का जो वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि अगर देखो ये वाला मेरा 7 है तो ये वाला क्या होगा भाई, 7+3 यानी कि 10, और ये वाला होगा मेरा 7+5 यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, x इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, x+3 इक्वल्स टू 7+3 विच इज 10 सेंटीमीटर, एंड x+5 इज इक्वल्स टू 7+5 विच इज 12 सेंटीमीटर। और अगर आपको इसे चेक करना है तो देखो मैं आपको बता दूं, 12 + 7 होता है मेरा 19, 19 + 10 होता है मेरा 29। यहाँ पे 29 ही दे रखा था, यानी कि हमारे ये सारे जो साइड्स के जो वैल्यू हमने निकाला वो सब एकदम सही है। अभी आता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने जरूर मिलेंगे, ये मिले या ना मिले लेकिन इसके टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, इसलिए ध्यान से सुनो। देयर आर 40 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, यहाँ पर मतलब किसी भी कटोरे में मान लो कि 40 ब्लैक कलर के बॉल्स हैं। दिस इज 4 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ येलो बॉल्स। मतलब ये जो क्वांटिटी दिया है ना, आपको इस क्वांटिटी को भी ध्यान से समझना पड़ेगा। ये जो क्वांटिटी यहाँ पे जो दिस है ना, ये क्वांटिटी को दिखा रहा है, यानी कि ये जो 40 बॉल है वो 4 ज्यादा है, किससे, 2 गुना येलो बॉल से। यानी कि मान लो कि अगर आपके पास x नंबर ऑफ येलो बॉल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो अभी इसको 2 गुना करो, यानी कि 2 × x विच इज क्या, 2x है। ठीक है, उससे 4 ज्यादा मतलब +4, तो ये हो गया मेरा 2x + 4। ठीक है, ये है आपका क्या, 40। मतलब ये जो क्वांटिटी है ये येलो बॉल से 2 गुना ज्यादा है, और उससे क्या, 2 गुना और 4 ज्यादा है। ठीक है, 2 गुना और 4 ज्यादा है, तो ये 40 बनेगा। ये आ गया आपका इक्वेशन। देखो जब भी आप ना इक्वेशन फॉर्म करने के लिए जाओगे, आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। दिस इज 4 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ येलो बॉल्स, इसको ही समझना जरूरी है। ये जो दिस है ये 40 है, 4 मोर मतलब +4, और ट्वाइस द नंबर ऑफ येलो बॉल्स, तो नंबर ऑफ येलो बॉल्स तो मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं क्या लूंगा, लेट द नंबर ऑफ येलो बॉल्स बी x। तो हमने x लिया, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको क्या कहा है कि 4 मोर यानी कि +4 देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ येलो बॉल्स, ट्वाइस द नंबर ऑफ येलो बॉल्स। ये तो सिर्फ x है, ट्वाइस मतलब 2x, और ये जो दिस था वो था आपका 40। तो अभी आप इक्वेशन को आराम से सॉल्व कर सकते हो, क्यों भाई, ये तो हमको आता है ना। देखो अभी ये +4 इधर आकर -4 बन गया, तो 2x इक्वल्स टू होता है आपका 36, और x इक्वल्स टू होता है 36/2। इसको सिंप्लीफाई करो तो x का वैल्यू आ गया आपका 18। तो हमको क्वेश्चन में पूछा क्या था, हाउ मेनी येलो बॉल्स आर देयर, तो आपको जवाब मिल गया 18। आपने यही तो या मतलब हमने जो एज्यूम किया था वो यही तो लिया था, लेट द नंबर ऑफ येलो बॉल्स बी x, तो x का तो वैल्यू आ गया ना। तो आप यहाँ पर हेंस देयरफॉर कुछ भी लिख सकते हो, हेंस देयर आर 18 येलो बॉल्स, या फिर देयरफॉर देयर आर 18 येलो बॉल्स, आपकी मर्जी जो लिखना है लिखो। अभी आता है आपका एग्जांपल नंबर 7। देखो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझना है बस आपको, ये एज से रिलेटेड है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने मिलते हैं। चलो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। राम इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सिस्टर सुधा। पहले इस स्टेटमेंट को समझो, जहां तक फुल स्टॉप है ना वहां तक आपको सबसे पहले समझना जरूरी है। राम इज मतलब राम अभी 3 गुना है अपने बहन के मतलब एज से। मतलब देखो अगर उसकी जो बहन है उसका नाम सुधा है, तो सुधा का एज अगर हम x लेंगे तो राम का एज हो गया 3x, 3 टाइम्स दिया है ना तो 3x हो गया। आफ्टर 3 years, 3 साल बाद, ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सुधा, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो अभी देखो इस स्टेटमेंट को समझना जरूरी है कि 3 साल बाद उसकी उम्र हो जाएगी अपने बहन से 2 गुना।
और अभी हमको पूछा गया है कि उनके करंट एजेस को निकालो, प्रेजेंट एजेस को निकालो। देखो इसको थोड़ा सा ना समझना जरूरी है, मैं एक बार आपको डिटेल में समझा देता हूँ, उसके बाद अगर समझ ना आए तो भाई आपको थोड़ा सा अपने इंग्लिश पे काम करना पड़ेगा। देखो मैथ्स ना बहुत ही ज़्यादा ईजी सब्जेक्ट है, बस वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो समझना जरूरी है और कुछ नहीं। और अगर आप एक बार ये समझ गए कि वो क्या पूछा है और आपको ये पता चल गया कि हमको बस किस तरह से सॉल्व करना है, उसके बाद तो सब वही एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ही है ना, ठीक है। चलो देखते हैं। अभी हम सबसे पहले ये लेते हैं कि देखो राम इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सिस्टर सुधा। तो अभी राम का एज पता है कि वो 3 गुना है सुधा से, लेकिन सुधा का तो एज हमको पता नहीं है ना, तो हम क्या लेंगे, लेट द एज ऑफ सुधा बी एक्स, और ये प्रेजेंट एज ले रहे हैं हम, ठीक है। फिर देखो तो इस हिसाब से राम का एज क्या होगा, राम्स एज विल बी 3x, राइट। ओके, पहला वाला स्टेटमेंट क्लियर हो गया। आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद। अच्छा 3 साल बाद मुझे एक बात बताओ, उसकी उम्र बढ़ गई होगी नहीं, दोनों की भाई, उसकी क्या दोनों की ही बढ़ गई होगी कि नहीं। तो आफ्टर 3 ईयर्स सुधा विल बी क्या होगा, आज अगर उसके एज x है तो 3 साल बाद x प्लस 3 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। इसके हिसाब से राम का भी एज 3 साल बाद बढ़ गया होगा, राम विल बी 3x प्लस 3 की नहीं। देखो ये सब प्रेजेंट एजेस हैं, ठीक है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर आज की डेट में सुधा x साल की है तो 3 साल बाद वो x प्लस 3 साल की हो जाएगी, और राम अगर आज 3x का है तो वो 3 साल बाद 3x प्लस 3 का हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इसके बाद हमको थोड़ा सा फिर से क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। देखो क्या दिया है, आफ्टर 3 ईयर्स ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सुधा, मतलब 3 साल बाद जितने साल की सुधा होगी उससे 2 गुना हो गया होगा आपका राम। क्वेश्चन समझो, 3 साल बाद राम की उम्र उतनी होगी जितनी क्या, 2 गुना सुधा की एज होगी। कॉन्सेप्ट समझो भाई। देखो अभी हम क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 साल बाद राम की उम्र दिया है कि नहीं, ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सुधा, मतलब सुधा जितने भी साल की होगी उसको मल्टीप्लाई 2 करोगे तो आपको राम का एज मिल जाएगा। क्वेश्चन समझो, ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सुधा, ट्वाइस एज ओल्ड एज सुधा मतलब 3 साल बाद सुधा जितने साल की भी होगी, सुधा कितने साल की होगी, x प्लस 3 ईयर्स की होगी, ठीक है। ट्वाइस मतलब मल्टीप्लाई 2 और उतना ही होगा उसका एज, ही विल भी दिया है ना, तो राम का एज 3 साल बाद कितना होगा, 3x प्लस 3 हो गया आपका इक्वेशन रेडी। और इसके बाद आपको पता है कि क्या करना है और क्या नहीं। देखो ये तो 3x प्लस 3 रहेगा, 2 मल्टीप्लाई x हो गया 2x, और 2 मल्टीप्लाई 3 हो गया आपका 6। इसके बाद इंटरचेंज करेंगे तो 3x माइनस 2x इक्वल्स टू 6 माइनस 3, तो देखो ये आ गया आपका x इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से अगर आपको x का वैल्यू मिल गया तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो प्रेजेंट एजेस हमने क्या लिया था, सुधा का लिया था x, तो यहाँ से हम लिख देंगे सुधा प्रेजेंट एज इज 3 ईयर्स। उसके बाद देखो हाँ राम का एज है 3x, तो हम यहाँ पे ऐसे छोटा छोटा आप अच्छे से लिखना, ठीक है। राम्स एज इज 3 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 9, बस हो गया। अगर आप इस चीज को भी थोड़ा सा मतलब चेक करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे, देखो 3 साल बाद के हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, 3 साल बाद सुधा कितने साल की होगी, अभी अगर 3 साल की है तो 3 साल बाद वो 6 साल की हो जाएगी कि नहीं, ठीक उस हिसाब से राम कितने साल का हो जाएगा, अभी 9 साल का है तो 3 साल बाद वो 12 का हो जाएगा। अभी एक बात बताओ, 6 मल्टीप्लाई 2 करूँ मतलब ट्वाइस द एज ऑफ सुधा करूँ तो मुझे क्या राम का उम्र नहीं मिल रहा है कि नहीं। तो अभी आपको आई गेस के आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो भाई प्लीज इसको बार बार करो, ये बार बार करने से ही समझ में आएगा। आपको ये स्टेटमेंट्स को ना इक्वेशन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, बस इतना ही। अगर एक बार आप ये चीज सीख गए, ये लिखना अगर सीख गए, ऐसे मतलब निकालना सीख गए तो हो गया भाई, इसके बाद सब हलवा ही है, ठीक है। चलो अभी बढ़ते हैं आपके इस मतलब वीडियो के लास्ट एग्जांपल की तरफ, जो कि है आपका 8 नंबर वाला एग्जांपल। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ए बैग कंटेन्स 25 पैसा एंड 50 पैसा कॉइन्स हुज टोटल वैल्यू इज ₹60। मतलब ऐसे एक छोटा सा हम लोग यहाँ पे बैग बना लेते हैं, ठीक है। इस बैग में अभी क्या हो रहा है, मतलब क्या दिया है क्वेश्चन के हिसाब से कि 25 पैसा वाले कॉइन्स है और 50 पैसा वाले बहुत सारे कॉइन्स है। कितने सारे हैं, जिनको मिलाकर बनता है आपका ₹60, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स इज 4 टाइम्स दैट ऑफ 50 पैसा कॉइन्स, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। मतलब क्वेश्चन समझो, अगर 25 पैसे वाले कॉइन्स 4 गुना ज्यादा है जितने भी हमारे 50 पैसे वाले कॉइन्स है, मतलब अगर 50 पैसा का एक कॉइन है तो 25 पैसा का क्या होगा, 4 कॉइन होगा, ठीक है। अभी बस आप क्वेश्चन को समझो, उसके बाद हम इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। तो यहां से जो ये जो स्टेटमेंट दिया है, इफ द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन इज 4 टाइम्स दैट ऑफ 50 पैसा कॉइन्स, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। तो 25 पैसे के कितने कॉइन्स है और 50 पैसे के कितने कॉइन्स है वो हमको निकालना पड़ेगा। देखो अगर यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि अगर 50 पैसे का सिर्फ एक कॉइन है तो 25 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे, 4 कॉइन्स होंगे। अगर 2 तो 8 हो जाएंगे, 3 तो यहाँ पर कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो उस हिसाब से ये बढ़ता रहेगा। चलो यहाँ पे आपको ये स्टेटमेंट आई गेस समझ में आ गया होगा। चलो अभी हम सॉल्व करते हैं आपका इक्वेशन। चलो मान लो कि अभी देखो मुझे एक्चुअल में पता क्या है कि 25 पैसा कॉइन्स 4 गुना ज्यादा है, लेकिन 50 पैसे कॉइन कितने हैं वो तो मुझे नहीं पता ना। तो मैं क्या लूंगा, लेट द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स बी x, देन
देखो अभी हमने ये ले लिया 50 पैसे के कॉइन्स, मान लो कि x है, ठीक है, कुछ भी है, x नंबर ऑफ कॉइन्स 50 पैसे के है। तो अभी जो 25 पैसा वाले कॉइन्स होंगे वो कितने होंगे भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो होंगे हमारे 4x, 4 गुना दिया था कि नहीं, अगर ये x है तो ये होगा आपका 4x। चलो ठीक है, इसके बाद हम थोड़े से वैल्यू की तरफ आते हैं। ये तो हो गया नंबर, ये तो नंबर ऑफ कॉइन्स था। अभी हम आते हैं थोड़े से वैल्यू की तरफ। पैसा है ना, तो वैल्यू तो हमको चाहिए ही चाहिए, और हमको दे भी रखा है कि इन सबको मिलाने से 60 रुपीस होता है। चलो देखो, अभी मान लो जो हमारा 50 पैसा के कॉइन होंगे, 50 पैसे के जितने भी कॉइन्स होंगे, उन सबको ऐड करने से क्या मुझे 50x पैसा आने मिलेगा। मतलब अभी जैसे एग्जांपल के तौर पर समझो कि अगर मैं कह रहा हूं, अगर ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि 50 पैसा के 4 कॉइन हैं, तो ये 50 पैसा मल्टीप्लाई 4 यानी कि 200 पैसा। तो क्या ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये आपको समझ में आया। मतलब जितने कॉइन्स है उसको 50 पैसा के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे तो हमने x कॉइन्स लिया था, तो उनकी वैल्यू क्या होगी, 50x होगा कि नहीं, 50x पैसा, राइट। ठीक उस हिसाब से हमारे 25 पैसा के कॉइन्स जितने भी होंगे उन सब को ऐड करने से आपको कितना मिलेगा, 25 पैसा वाले कॉइन्स कितने हैं, 4x है कि नहीं, इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर दो और ये पैसा वाला सिंबल लगा दो। आई होप ये वैल्यू आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं एग्जांपल के तौर पर, बस आप समझो कि अगर मेरे पास 50 पैसा के 7-8 कॉइन्स हैं, ठीक है, 7 से 8, चलो 8 मान लेते हैं, ठीक है, 50 पैसा के मेरे पास 8 कॉइन्स है। तो ऐसे 8 कॉइन्स को जब मैं ऐड करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इन सबको जो ऐड करूंगा, मतलब ऐसे 50 + 50 50 + 50, तो इससे बेटर मैं क्या करूं, 50 × 8 कर दूं, राइट। ठीक उसी तरह से यहाँ पे अगर मैंने लिया कि मेरे पास x कॉइन्स है, तो ये 50x होगा कि नहीं। ठीक उसी हिसाब से 25 पैसा वाला भी 25 × 4x होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको 4x ले रखा है। बस अगर आप इतना तक आ गए हो, उसके बाद तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा इजी हो गया, मतलब ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जब आप इतना स्टेटमेंट लिख लेते हो ना, इस बेसिस पे लीनियर इक्वेशन के, मतलब अगर आप इतने स्टेटमेंट लिख रहे हो, मतलब आपका 70% क्वेश्चन सॉल्व है। अभी बस आपको करके दिखा देना है, उतना ही। अभी जैसे देखो, हमको क्या दे रखा था कि उन सबका जो टोटल वैल्यू था वो 60 रुपीज था। अच्छा, मैं 60 रुपीज को पैसा में कन्वर्ट करूं तो 60 × 100 होगा कि नहीं, 1 रुपी 100 पैसा होता है ना, 1 रुपी 100 पैसा होता है, तो उस हिसाब से 60 रुपीज 60 × 100 यानी कि 6000 पैसा। ठीक है, अभी देखो जो वैल्यू हमने ले रखा था उन सबको थोड़ा सा लाओ। देखो 50 पैसा का जो वैल्यू था वो क्या था, 50x था। ठीक उसी तरह से 25 पैसा का क्या था, 25 ब्रैकेटेड 4x था। ओके, इन सब को जब मैं ऐड करूंगा वो होगा मेरा 6000 पैसा। करेक्ट, वैल्यू ही तो था, मतलब टोटल 50 पैसा कॉइन्स को ऐड करने से 50x आता है, 25 पैसा के सारे कॉइन्स को ऐड करने से 25 4x पैसा आता है, और उन सब को अगर ऐड कर दिया जाए, जितने भी 50 पैसा और जितने भी 25 पैसा कॉइन्स है, तो आपको मिलता है ₹60, जो कि होता है आपका 6000 पैसा। अभी देखो, बस आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे करोगे भाई, देखो ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो 25 × 4x होगा आपका 100x, और ये 50x एज इट इज रहने दो, इक्वल्स टू 6000 लिख लो। इसके बाद देखो 100x + 50x होता है मेरा 150x इक्वल्स टू 6000। इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये x को यहाँ पे रख के 150 को दूसरी तरफ भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा 6000 / 150। फिर थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना होगा, 15 1 जा और 15 4 जा 60 होता है, ये हो गया 0। x इक्वल्स टू होता है आपका 40। ये जो x था ये क्या था, देखो याद नहीं तो थोड़े से क्वेश्चन को देख लो, जो क्वेश्चन है जो आपने लिखा था वो स्टेटमेंट को देख लो। लेट द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स बी x, मतलब 50 पैसा के कॉइन्स जो है वो है x, यानी कि यहां से हमको क्या पता चला कि 50 पैसा के टोटल 40 कॉइन्स हैं, और 25 पैसा के कितने कॉइन्स होंगे, उससे 4 टाइम्स यानी कि 4 गुना, तो 4 × 40 कर दो, जो कि आपको मिलेगा 160 कॉइन्स। हो गया, आपका यहां पर आंसर सॉल्व है। और अगर आप इस चीज को चेक करना चाहते हो तो 160 कॉइन्स मल्टीप्लाई 25 पैसा करो, फिर 40 × 50 पैसा करो, फिर जो भी आया उसको ऐड करो, आपको 6000 ही मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये सारा एग्जांपल्स वाला, मतलब जितने भी क्वेश्चन थे वो सब क्लियर होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका 12.2 एक्सरसाइज कंप्लीटली कवर करवा देंगे, लेकिन तब तक आप ये जो 8 एग्जांपल्स है, 8 नहीं है एक्चुअल में 5 या 6 ही हो रहे हैं, उन सब को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो और कोशिश करो कि एक्सरसाइज को एक बार खुद से सॉल्व करने की। नहीं हो रहा है तो हम हैं आपके लिए, लेकिन खुद से ट्राई जरूर करना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।